सोनमनी सर उन लोग के साथ महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। ब्रजेश जी जिस जिस हिसाब से बता रहे हैं, एक नाथ शिंदे कुर्सी पर हैं और उनको पावर हासिल नहीं है। सर आपके यहाँ सरकार चला कौन रहा है? आपके पास इसकी एग्जैक्ट जानकारी होगी, पहले तो आप ये बता दें तब मैं आपसे सवाल पूछूं। नमस्ते। जी। सरकार कौन चला रहा है, ये सवाल महाराष्ट्र की तमाम जनता को भी बहुत परेशान कर चुका है। देखते देखते आप देखिए 1 साल हो गया जब ये खोके सरकार बनी, तो ऐसा लग रहा था कि ये कुछ दिनों का या चंद महीने का खेल होगा। भाजपा ज़्यादा से ज़्यादा इनको 6 महीने झेल लेगी और चीज़ें दूसरी तरफ चली जाएगी। लेकिन आप जिस विज्ञापन का जिक्र अभी साथी ने किया, वो विज्ञापन बहुत इंटरेस्टिंग था। उस विज्ञापन में मोदी और शिंदे दो ही लोग थे, भाजपा का कोई नेता ही नहीं था। और उसको सुधारने के लिए दूसरे दिन जो विज्ञापन दिया गया, उस विज्ञापन में भाजपा ने जिस तरह से यह सरकार बनाई है, उन तमाम लोगों को रखा गया और जिन मंत्रियों को निकालना है उन मंत्रियों को भी उसमें शामिल करा गया, मतलब उनकी भी तस्वीरें रखी गई। तो आप समझ सकते हैं कि एकनाथ शिंदे ये कठपुतले हैं, ऐसा हम कह नहीं सकते, क्योंकि 1 साल तो हो गया। एकनाथ शिंदे भी कहीं ना कहीं अपनी एक राजनीतिक पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और भाजपा जो हमको लगता है कि भाई एक यूनाइटेड फोर्स की तरह ऑपरेट हो रहा है, वो जरूर हो रहा है। 2 ही लोगों के कब्जे में वो पार्टी है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में ये भी दिख रहा है कि संभवतः पोस्ट मोदी सिनारियो में जो एक पावर स्ट्रगल विद इन बीजेपी होने जा रहा है, होने वाला है, या हो चुका है, या हो शुरू हो चुका है, उस सिनारियो में फडणवीस कहाँ रहेंगे, अमित शाह कहाँ रहेंगे, ये सारे सवाल भी महाराष्ट्र की राजनीति में दखल दे रहे हैं। और उसमें आप देखेंगे कि एकनाथ शिंदे सीधे सीधे अमित शाह और मोदी जी के डायरेक्ट संपर्क में रहना और फडणवीस को थोड़ा सा किनारे पे कर देना। अभी ताज़ी जो घटना हो गई है ये कोविड सेंटर के स्कैम को लेकर, उसमें जिस ब्यूरोक्रेसी पर ईडी की रेड की गई है, ऊपरी स्तर पर यह ऐसा लग रहा है कि शिवसेना के करीबी लोगों पर अभी कार्रवाई हो रही है। और आने वाले दिनों में शिवसेना के नेता, खास करके आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के आसपास ये चीजें चली जाएगी। लेकिन अंदर खानी बात यह है कि भाई जो ब्यूरोक्रेसी पर रेड हुई है, वो ब्यूरोक्रेसी भी फडणवीस के करीब के लोग हैं। अब ईडी केंद्र की है, अब गृह मंत्री अमित शाह है। तो ये सारे समीकरण जो है ना, वो भी हमें देखने होंगे। तो उस खेल में अगर देखे, ठीक से सोचे, तो वाकई में सरकार कौन चला रहा है, इसका अभी सीधा सीधा जवाब देने की स्थिति नहीं बन पा रही है। लेकिन ये भी है कि फलाना व्यक्ति नहीं चला रहा है, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। तो एकनाथ शिंदे, कल तक हम लोग जो उनके बारे में बात करते थे कि भैया कठपुतली की तरह चलेंगे, तो वैसा भी वो होते हुए नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर बात यह है लोगों के, सॉरी, जिस तरीके से एक नाथ शिंदे की बात आप कह रहे हैं कि एक नाथ शिंदे मान लीजिए मजबूत स्थिति में है, अमित शाह के करीब भी हुए हैं, लेकिन अगर इन एनी केस एक नाथ शिंदे और भाजपा का दुराव होता है कि भाई जब लगातार इस तरीके के विवाद होंगे तो निश्चित तौर पर या तो देवेंद्र फडणवीस पार्टी से बाहर जाएंगे, क्योंकि भाई उनकी पत्नी जो उनसे ज्यादा महत्वाकांक्षी दिख रही हैं, जो खुले तौर पर बार बार उनको चीफ मिनिस्टर बनाए जाने की बात कर रही हैं, भाई बहुत दिन तक तो चलेगा नहीं। अब वो इसके अलावा इसके साथ जुड़ा हुआ जो दूसरा जो पहलू है, उस पर मैं, क्योंकि पत्नी को लेकर बहुत बात नहीं ठीक है करना हम लोग की, तो या तो देवेंद्र फडणवीस भाजपा उसको छोड़ करके अलग हो जाएंगे, या फिर ये गठबंधन टूटेगा, एक नाथ शिंदे अलग होंगे। तो क्या एक नाथ शिंदे अगर इससे अलग होते हैं तो उनका इतना अस्तित्व है कि वो महाराष्ट्र में खुद की राजनीति को सर्वाइव करवा पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि अलग रहेंगे तो इनमें से किसी का भी अस्तित्व नहीं है। ये सरकार गिरेगी ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है। अब ये ऐसी स्थिति आ गई ना कि ये ना अलग हो सकते ना साथ रह सकते, क्योंकि साथ रहना भी लायबिलिटी बन चुका है। एकनाथ शिंदे एक बहुत बड़ी लायबिलिटी भाजपा के लिए बन गई है, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, खास करके लोकसभा की राष्ट्रीय राजनीति के लिए तो एक बड़ी लायबिलिटी बन गई है। 48 लोकसभा की सीट है, वो समीकरण बिगड़ चुका है। अब बिगड़ चुका तो इनको ये ढोना पड़ रहा है। अब ढोए तो कैसे ढोए? अब अंदर की बात, मतलब इंटरनली जो सामाजिक समीकरण है, उसमें ऐसी बात है कि भाजपा के पास कोई मराठा नेतृत्व नहीं है। एकनाथ शिंदे मराठा है, सातारा से आते, भले उनका पूरा कार्यक्षेत्र ठाणे शहरी है,
तो शहरी विभाग में भी उनका एक असर और मराठा होने का एक अपना सामाजिक असर है। और ओबीसीओ की पार्टी जो भाजपा बनी हुई है महाराष्ट्र के भीतर, वहां पर देखा जा रहा है तो भाजपा के तमाम ओबीसी नेता किनारे कर दिए, और किनारे करने वाला जो व्यक्ति है वो है देवेंद्र फडणवीस। अब फडणवीस है ब्राह्मण, तो यहाँ एक 3.5% के खिलाफ की राजनीति चलती है, जाति की बात यहाँ पर बहुत ठीक तरीके से चलती है। और अभी आप देखेंगे कि भाजपा में जो ओबीसी नेता दरकिनार किए गए हैं, तो अभी परिस्थिति ऐसी है कि फडणवीस खुद विद इन पार्टी भी थोड़ा आइसोलेट हो चुके हैं। वो वाली पहले जैसी पकड़ उनकी भाजपा के भीतर भी नहीं है। तो केंद्र में पोस्ट मोदी सिनारियो में जो पावर टसल है वो एक तरफ है, और इंटरनली सामाजिक समीकरण में फडणवीस का आइसोलेट हो जाना ये दूसरे फैक्टर है। ऐसी स्थिति में ये गठबंधन तोड़ना मतलब अभी खुदकुशी कर लेना है, और गठबंधन को चलाकर चुनाव के सामने जाना तो बहुत बड़ी हार की तरफ ले जाना है। तो मराठी में एक कहावत है, इकडे आड़ तिकडे वीर, मतलब यहाँ कुआं है वहां खाई है, तो कहाँ जाएंगे कहाँ। तो ये वाली स्थिति में ये गठबंधन आ चुका, क्योंकि जनता की नजरों में ये गठबंधन पूरी तरह से उतर चुका है। भाजपा के इंटरनल सर्वे भी बोल रहे हैं, और महाराष्ट्र में तमाम आम जनता के बीच में ये सीधी सीधी बात चल रही है कि इस सरकार में कुछ दम नहीं है, ये सरकार लोगों के हित की नहीं है, इनको हटाया जाए। तो ये तो दिख रहा है। और आप देखिए शिवसेना को इन्होंने कट टू साइज कर दिया, मार्जिनलाइज कर दिया ओरिजिनल शिवसेना को। उद्धव ठाकरे के पास ना उनका चुनाव चिन्ह है, ना उनका पार्टी का नाम है, इतनी सारी यंत्रणा इस्तेमाल करने के बाद। ये सब होने के बावजूद अमित शाह या ये जितने भी बीजेपी के नेता है, वो जहां भी रैली कर रहे, मीटिंग कर रहे, वो उद्धव ठाकरे का, शिवसेना का लगातार नाम लेते जा रहे। और क्षेत्रीय स्तर पर एक सब ये बोलते ना सटल लेवल पर एक महाराष्ट्र का एक मराठी राष्ट्रवाद का एक मुद्दा है। जैसे बंगाल के चुनाव में बंगाली अस्मिता को चैलेंज करने के बाद चीजें दूसरी तरफ चली गई, कुछ उसी प्रकार महाराष्ट्र में हम लोग देख रहे हैं। और इस बात को भापते हुए कम से कम एनसीपी और शिवसेना इस चीज को ठीक से चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और भाजपा भी ये समझ रही है, भाजपा भी ये समझ रही है और उसको करेक्शन करने की वो कोशिश कर रही है, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक मैसेज ऐसा चलाया गया है कि 2 गुजराती पूरे महाराष्ट्र को तबाह करने के लिए लगे हुए हैं, और उसमें जो लाठी है वो 3.5% वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये 3.5% बहुत गलत शब्द है औपचारिक रूप से बात करने के लिए, लेकिन ये एक वास्तविकता है। यहाँ पर मैं किसी भी समाज के खिलाफ में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन महाराष्ट्र के सामाजिक समीकरण कुछ इस प्रकार बने हुए हैं, जिससे यहाँ का मराठा, ओबीसी और दलितों के कुछ तबके ये अभी मराठी के मुद्दे पर भाजपा से बहुत बहुत दूर चले गए, और महाराष्ट्र पर एक बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है, ऐसी बात महाराष्ट्र के कोने कोने में चली गई है। और इनविंसिबिलिटी या इनफॉलिबिलिटी ऑफ मोदी, ये वाला फैक्टर तो अब चला गया। कर्नाटक की करारी हार के बाद ऐसा लग रहा है कि इसको हराया जा सकता है। इस समय सर इस गठबंधन के साथ साथ एनसीपी भी खूब चर्चा में है, और अब चर्चा में एक बार अजीत पवार आ गए हैं। फिर से अजीत पवार अब नेता प्रतिपक्ष का जो पद है उनके पास, उससे अब उब गए। वो कह रहे हैं कि हमको मुक्त कर दो भाई, संगठन में जहां भेज दीजिए, हम काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, उस पद के साथ पूरा न्याय करेंगे। सर अजीत पवार को लेकर के अब क्या चीजें वहां पर हो रही हैं, या अजीत पवार को लेकर शरद पवार क्या करेंगे? वो नेता प्रतिपक्ष के पद से मुक्त होंगे, संगठन में कहीं जाएंगे? क्योंकि संगठन में अब जो बड़ा सबसे पद मिलना था वो तो 2 लोगों को मिल चुका है, तो क्या अब अजीत पवार उनके नीचे काम करना पसंद करेंगे? ये सब एक प्रेशर टैक्टिक्स वाली बात है। हमेशा की तरह अजित पवार वो प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा चलेगा नहीं। चलेगा इसलिए नहीं क्योंकि एनसीपी के भीतर वो डिवीजन ऑफ लेबर हमेशा क्लियर रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रिया ताई सुळे रहेंगी और राज्य के स्तर पर अजित पवार रहेंगे। और अजित पवार भी ये लगातार बोलते रहे। संगठन के भीतर ये जो कार्याध्यक्ष के वर्किंग प्रेसिडेंट के जो पोस्ट बनाए गए और उसमें जो सुप्रिया सुळे को दिया गया है, उसके बाद अजित पवार को लग रहा है कि वो आइसोलेट हो चुके हैं, और इसलिए वो संगठन वाली मीटिंग में उनका भाषण पूरा गौर से सुनने लायक है, जहाँ पर वो इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे हैं, आत्मचिंतन, आत्मपरीक्षण की बात कर रहे हैं। और आत्मपरीक्षण करते समय रेफरेंस नीतीश कुमार से लेकर लालू यादव से लेकर मुलायम सिंह तक वो तमाम लोगों के दे रहे, ममता बनर्जी तक दे रहे, जहाँ पर क्षेत्रीय अस्मिता के स्तर पर एक बड़े नेतृत्व खड़े हुए और सिंगल हैंडेड पार्टी, रीजनल पार्टीज सत्ता में आई।
तो पवार जैसा, शरद पवार जैसा एक बड़ा कद्दावर आदमी, व्यक्ति, नेता होने के बावजूद एनसीपी उस लेवल पे क्यों नहीं गई, इसका एक इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, ऐसा अजित पवार अभी बोलना शुरू कर दिए। तो इसके दो अर्थ होते हैं, एक अपनी पार्टी मजबूत करना जो औपचारिक स्तर पर हम समझ सके, लेकिन दूसरे स्तर पर ये कह रहे हैं चाचा को कि भाई आप भले ही कद्दावर हो, लेकिन हम महाराष्ट्र में इस स्थिति पर आ गए, इसके लिए आप भी कहीं ना कहीं टॉप लीडरशिप के रूप में जिम्मेदार हो। तो मेरे जैसे जो काम करने वाले लोग हैं उनको एक उचित स्थान, उचित मौका दिया जाना चाहिए। इस बात को भाजपा भुनाने की कोशिश कर रही है। देवेंद्र फडणवीस ने उस तरह का एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई पार्टी का वो इंटरनल मैटर है, लेकिन अजित पवार का एक उचित स्थान, एनसीपी की लीडरशिप जरूर मान और सम्मान रखेगी, ऐसी इस तरह का एक स्टेटमेंट देवेंद्र फडणवीस ने किया। तो फडणवीस तो टटोलते रहेंगे, और एनसीपी के भीतर मैंने पिछली बार भी कहा था कि सबसे वीक लिंक एनसीपी के भीतर ही है, कि एनसीपी के भीतर कई सारे ऐसे नेता है कि जो ईडी के फेरे में आने लायक है कंपेयर टू शिवसेना एंड कांग्रेस। तो वो डर हमेशा बना रहता है। तो कई बार शरद पवार जो कहते हैं वो करते दूसरा है, तो शरद पवार के इशारे पर भी ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शरद पवार के जानकारी में नहीं होगा। तो आप एंजॉय कीजिए, ये कुछ महीने चलेगा। सर, जो अजित पवार हैं, जो अजित पवार का बयान बहुत सीधे से, क्या ये नहीं मान लेना चाहिए कि अब चूंकि भाई वो उप मुख्यमंत्री रहे जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, फिर उसके बाद उन्होंने खुद ये बयान दिया कि भाई वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इस तरीके की चीजें एक बार पहले भी देवेंद्र फडणवीस के साथ जाकर के उन्होंने इस तरीके की चीजें की। तो क्या ये माना जाए कि वो जो सत्ता है वो सत्ता अजित पवार की जरूरत बन चुकी है, अब वो सत्ता में रहने वाली जो आराम वाली राजनीति है उसको, अब उसकी वो आदत लगा चुके हैं और इसीलिए वो उनको इस तरीके के बयान देने पड़ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि वो इसी सत्ता के साथ बने रहने के लिए एनसीपी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में बहुत जल्दी जा सकते हैं? नहीं, बात कैसी है कि एनसीपी पार्टी ही एक सत्ताधारी पार्टी है, वो सत्ता के बिना वो पार्टी का अस्तित्व का कुछ मतलब नहीं रहता है, क्योंकि आइडियोलॉजिकली वो कांग्रेस से क्या डिफरेंट है कोई नहीं बोल सकता, वो खुद बता नहीं सकते, है ना। तो वो सत्ता के समीकरण के साथ चलती है, लेकिन उसमें सत्ता के समीकरण के साथ चलते समय एक उसकी एक बुनियाद है, वो बुनियाद है वो मराठा पावर पॉलिटिक्स का है। और मराठा पावर पॉलिटिक्स का जो सोशल एस्पेक्ट है वो फुले शाहू आम्बेडकर वाला है, शिवाजी महाराज वाला है। तो वो खुल के भाजपा के साथ चले जाना ये एनसीपी के लिए मुश्किल है। अब एनसीपी के टॉप लीडरशिप में अजित पवार आते हैं, तो एनसीपी के बाकी के नेता उठकर बीजेपी में जा सकते हैं, शरद पवार उनको भेज भी सकते हैं जैसे अब तक भेजा है उन्होंने, और कभी भी उनको वापस ला भी सकते हैं। लेकिन अजित पवार उठ के भाजपा की तरफ चले जाना ये मुश्किल काम है। अलायंस हो सकता है, एनसीपी बीजेपी ये अलायंस हो सकता है, इसके पहले एनसीपी ने ये करा भी है, भाजपा को समर्थन भी दिया हुआ पहले, है ना, पिछली बार भी वो सब हुआ है। लेकिन एक वर्केबल अलायंस खड़ा करने की दिशा में अजित पवार अपनी पहलकदमी से चले जाए, ऐसी उनकी विद इन पार्टी और महाराष्ट्र की राजनीति में हैसियत भी नहीं है। देखिए वो एक शिवसेना के साथ जो चीजें हुई, क्या वैसी कुछ उम्मीद एनसीपी के साथ भी कभी होने की संभावना या कुछ ऐसा हो सकता है? मुश्किल इसलिए क्योंकि एनसीपी में शरद पवार जैसा नेता है जो अपनी पार्टी नहीं कई सारे दल भी चलाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में मजाक में कहा जाता है कि भाई महाराष्ट्र में जितने भी दल है उनमें सब में शरद पवार के आदमी है, और हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इतने आदमी है ना। तो भाजपा में भी शरद पवार के आदमी है। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर वो एनसीपी के साथ भाजपा वो वाला काम नहीं कर सकते। तो चाणक्य वाले मामले में अमित शाह बहुत सीखना पड़ेगा अमित शाह को।